गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बात करेंगे बढ़ता कुनबा जीत का निशान की। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 को होने में अब 1 साल से भी कम का समय बचा है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपने संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में देहरादून में तमाम विधानसभा क्षेत्रों से सैकड़ों विपक्षी नेताओं, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उन्हें पटका और फूलों की माला पहनाकर पार्टी ज्वाइन करवाई। साथ ही नई संगठनात्मक रचना के बाद भाजपा प्रदेश कोर कमेटी की पहली बैठक 14 फरवरी को पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में होने जा रही है, जिसमें पार्टी गतिविधियों के साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति और सरकारी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की कार्य योजना पर विमर्श किया जाएगा। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर चर्चा हो रही है कि सभी को अपनी विधानसभा में फोकस करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही स्पष्ट किया कि प्रत्याशी चयन का आधार जीत की संभावना ही रहने वाला है। इसी तरह 27 के चुनाव से पहले किन मुद्दों और किस तरह जनता के बीच पार्टी अपनी बात पहुंचाना है, उसकी रणनीति तैयारियों को भी फाइनल किया जाना है। सभी विपक्षी दल भी अपना कुनबा बढ़ाने के साथ ही भाजपा को 27 में हार का स्वाद चखने में अभी भी जुट गए हैं। सभी अपनी रणनीति के आधार पर जीत का दावा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आज इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान होंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। संगठनात्मक टीम के गठन के बाद नई प्रदेश कोर कमेटी की बैठक 14 फरवरी को उत्तराखंड के देहरादून में होगी। इसमें पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रसाद नड्डा के मार्गदर्शन में आगामी राजनीतिक चुनौतियां एवं संगठनात्मक प्रक्रिया पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। वहीं भाजपा कार्यालय में रविवार को कांग्रेस समेत सपा, बसपा, यूकेडी और निर्दलीय कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थामा, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी शामिल रहे। पौड़ी से नगर पालिका अध्यक्ष हिमानी नेगी समेत कई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, सदस्य और सैनिकों ने भाजपा का दामन थामा। इसके साथ कांग्रेस के युवा प्रवक्ता और युवा नेता अमनप्रीत ने भी कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामा। इस पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जिस तरीके से भाजपा सरकार काम कर रही है, उसी से प्रेरित होकर कांग्रेस के अधिक से अधिक कार्यकर्ता भाजपा का दामन थाम रही हैं और इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं आगामी 2027 के चुनाव से पहले कांग्रेस भी अपने कदम फूंक फूंक कर रख रही है। भाजपा में ही थी और घर वापसी हुई है मेरी आज। जी हाँ, कुछ अपराध कारण थे जिनकी वजह से कि पार्टी इस चुनाव में हमने छोड़ी थी और आज घर वापसी हुई है, क्योंकि काम अच्छे चल रहे हैं। और जैसा सभी लोग जानते हैं कि यदि अपने क्षेत्र का आपको विकास करना है तो आपको सत्ता में रहना पड़ेगा और सत्ताधारी जो पार्टी है उसके साथ मिलकर के चलना पड़ेगा। तो यही कारण है कि आज हम दोबारा से भाजपा में शामिल। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के गढ़वाल मंडल के सभी जिलों से अनेकों कांग्रेस, बीएसपी, कुछ लोग सपा के भी हैं और यूकेडी, ऐसे दलों को छोड़कर बड़ी संख्या में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी सत्ता ग्रहण की है, जिनमें नगर पालिका पौड़ी की अध्यक्ष बहन नेगी हमारे बीच में बैठी हुई हैं, हिमानी नेगी जी, और हमारे भाई हमारे केसर सिंह जी पहले जिला पंचायत के अध्यक्ष थे पौड़ी जिले के, इन्होंने संस्था ली है। देखिए, विभिन्न प्रकार के विषयों का इसमें उल्लेख होगा, उसमें चर्चा होगी और हो सकता है ये भी एक जो सर्वे वाली आपने बात कही इसकी भी उसमें चर्चा हो, क्योंकि जो हमारे विधायक हैं जो अपने क्षेत्र में कैसा काम कर रहे हैं, कैसा उनका जनसंपर्क रहा है, क्या आज तक का उनका लेखा जोखा रहा है, वो एक कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी उनका फीडबैक आता ही आता है। बिल्कुल, बहुत मुझे लगता है कि यथार्थवादी और बहुत प्रैक्टिकल बात कही है, क्योंकि अब जो चुनौतीपूर्ण समय चल रहा है, जो कांग्रेस के लिए बहुत ही कठिन समय चल रहा है, दौर चल रहा है, उसमें तो यही मापदंड होना चाहिए कि केवल जिताऊ को ही टिकट मिलना चाहिए। किसी की अप्रोच, किसी की सिफारिश, किसी की पहुंच कोई मायने नहीं रखनी चाहिए। उसका समाज में क्या उसका आधार है, क्या उसका व्यवहार है, क्या उसकी छवि है, क्या उसका संगठन के प्रति योगदान है, कितना उसके जीतने की संभावना है, यही सब तो क्राइटेरिया होनी चाहिए।
कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट उसी को मिलेगा जो जीत सकता है। इसके विपरीत पार्टी के कुछ लोग अभी से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लेकर कह रहे हैं कि हमारा टिकट फाइनल हो गया है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि टिकट तो राहुल गांधी का भी फाइनल नहीं है। टिकट को लेकर हरक सिंह रावत का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इस विषय पर भाजपा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन सब जानते हैं कांग्रेस में टिकट का बंटवारा कैसे होता है। आने वाले समय बताएगा कि कांग्रेस टिकट किसको और किस प्रकार देती है। वहीं क्षेत्रीय दल यूकेडी ने भी इस बार प्रदेश की 70 सीटों पर चुनाव लड़ने और अपनी जीत का दावा किया है। साथ ही अन्य दल भी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। बहुत सकारात्मक सवाल आपका है और उत्तराखंड क्रांति दल ने, जैसे आपको पता है कि शुरू से ही 2002 से ही चुनाव में आई है और 2002 में जिस प्रकार से उनका बहुत सारे विधानसभाओं में दूसरे नंबर पर रही, उस ढंग से लगता था कि जनता का झुकाव उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ है। लेकिन इन 25 सालों में जिस प्रकार से इन दिल्ली की पार्टियों ने, इन राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंड की जनता को छला है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए मैं आज और फिर कह रहा हूं, हमने इस बार मुझसे मेरे पास, क्योंकि मैं चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष हूं, तो लोग मेरे पास रहे साहब टिकट हमारा करा दो, ये करा दो करा दो। मैंने कहा भाई देखो सुन लो, मैं बहुत साफ राजनीति कर रहा हूं कि जो जीतने की स्थिति में होगा हम उसको टिकट देंगे। क्या हरक सिंह रावत का कितना ही, वो हरक सिंह रावत का कितना ही करीब हो सकता है, वो गोदयाल के कितने करीब हो सकता है, वो प्रीतम के कितनी करीब हो सकता है, अगर वो जीतने की स्थिति में नहीं है, नई सीट निकालने की स्थिति में है, नहीं है, तो हम उसको टिकट नहीं देंगे, नहीं देंगे। और मैंने तो माने राहुल गांधी से भी कह दिया। देखिए वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, उनके परिवार का और संगठन का मामला है, लेकिन आगे देखने वाली बात होगी कि परिवार हावी रहता है या उनके कार्यकर्ताओं की भावनाएं हावी रहती है। कहने को तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस के नेतागण करते हैं, पर सामने से आने वाले समय में देखेंगे, जिस समय टिकट वितरण होगा, कि कांग्रेस किनको टिकट देती है, अपने चहेतों को देती है या कार्यकर्ताओं को देती है। हालांकि हमेशा देखा यह गया है कि कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं की भावनाओं से अलग होकर के टिकटों का वितरण किया है। अटैची किसकी कितनी बड़ी है, इसको आधार बना करके टिकट दिया गया। तो अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस किस आधार पर टिकट देती है। गौरतलब है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सक्रिय है। इसी क्रम में पार्टी प्रदेश के मुद्दों को उठा रही है। भाजपा का मानना है पार्टी पर विश्वास जताने वालों में इस बार सामाजिक कार्यकर्ता, पूर्व सैनिक और कर्मचारी के साथ ही कांग्रेस, यूकेडी, बसपा और निर्दलीय जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों की बड़ी संख्या शामिल है। साल 2027 के चुनावों से पहले राज्य में राजनीतिक हवा का रुख और फिजा में केसरिया चमक को बढ़ाएंगे। साथ ही कांग्रेस सहित अन्य दल भी इस बार भाजपा को हार का स्वाद चखाने के लिए बड़ी रणनीति बनाने का दावा कर रहे हैं। दावा भी क्यों न हो, अब तक प्रदेश में लगातार 2 बार हार रही कांग्रेस इस बार दिल्ली हाईकमान से जीत का मंत्र लेकर आई है। इसलिए आगामी चुनाव में भाई भतीजा नहीं बल्कि जीत के चेहरे को देखकर ही टिकट देने की बात की जा रही है। साथ ही राजनीति में दल बदल रहे ये नेता आने वाले समय में किसका झंडा लेकर और किसका कुनबा बढ़ाते दिखाई देंगे, ये भी आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। हमारे साथ में राजेश्वर पैनली, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी इंदुमान, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, दीपेश शर्मा, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल, पीछे थपलियाल, वरिष्ठ नेता यूएसएम, अरुण शर्मा जी हमारे साथ में थोड़ी देर में जुड़ेंगे। बाकी सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत राजेश्वर पैनली जी के साथ में कर लेते हैं। राजेश्वर जी, 27 में बीजेपी को हराना क्या वाकई कांग्रेस पार्टी के लिए संभव हो सकेगा? क्योंकि रणनीति तो काफी तेजी के साथ में शुरू हो चुकी है। अनम्यूट करें सर, अनम्यूट करें। आप खुद ही देख रहे होंगे किस ढंग से सारी पार्टियों के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार है। लेकिन सॉरी बस एक चीज ऐड ऑन करते जाऊंगी। बहुत अच्छी बात है कि आपकी पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है, लेकिन पार्टी में टिकट बंटवारे के समय यही लोग परेशानी भी तो बढ़ाएंगे। कैसे आप मैनेज करेंगे? आपके लिए, उनके लिए अगर नुकसान ये है कि उनकी पार्टी के लोग जा रहे हैं, तो आपके सामने भी है, क्योंकि भाई टिकट का लालच देकर ही बड़े बड़े पदों वाले लोगों को आप ले लेते हैं। उसके बाद जब टिकट बंटवारे की बात आती है तब हाय तौबा मचती है। फिर उनको मैनेज करना भी अपने आप में एक चुनौती होती है, तो उससे कैसे निपटेंगे? देखिए गरिमा जी, हमारे यहाँ एक तो पहली बात ये समझ के रखिए, किसी के हाय तौबा या किसी के साथ कोई वादा करके नहीं लाते। अगर उन्हें पार्टी की नीति, पार्टी के संगठन, पार्टी के विचारों, पार्टी के जो दूसरे कार्यकलाप पे अगर विश्वास है तभी वो पार्टी ज्वाइन करते हैं। यहाँ इस पार्टी बहुत अनुशासित पार्टी, यहाँ ऐसा कोई
झगड़ा फसाद या ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है कि टिकट बंटवारे में टिकट जो आदमी या जो पूरी उसके अलग अलग सर्वे और अलग अलग तरीके से अलग अलग मापदंड पे जो पूरा खरा उतरता है उसको टिकट दिया जाता है और लोग उसके साथ खड़े होते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि किसी का व्यक्तिगत कई बार हो जाता है कि कुछ व्यक्तिगत रहता है या आक्रोश रहता है या कुछ व्यक्तिगत सीटें होती हैं, तो उन्हें पार्टी की बाकायदे एक टीम रहती है जो पूरे उसको मनाने की समझाने की कोशिश करती है और नॉर्मली वो लोग साथ में चलते हैं। घर में भी होता है, कई बार आपका एक बच्चा नाराज हो जाता है, खड़ा हो जाता है, तो आप उसको समझाते हैं भाई ये जो चीज़ें ठीक है कि नहीं ठीक है, फिर कुछ देर में समझ जाता है। तो हमारी पार्टी पूरी एक पारिवारिक तरीके से और पारिवारिक के साथ साथ पूरी एक समझ के साथ आगे बढ़ती है। तो इसमें इस ढंग की कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है। और जहाँ तक आपने पूछा जीत की संभावना है, तो हमें पता ही है कि हम तीसरी बार भी जीत के जा रहे हैं। और ये बात भी बड़ी अच्छी तरह पता है कि हम इस बार जो है 2/3 की उससे ऊपर से मेजॉरिटी पे आएंगे। इसमें कोई दूर दूर तक हमें कहीं से कोई शक नहीं है। चलिए ठीक है, हमारे साथ में और मेहमान हैं। इंदुमान जी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत मैम। इंदुमान जी क्या कहना चाहेंगी? पार्टी के लिए नुकसान है, पार्टी के लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, टिकट भले ही पक्का नहीं है, आपकी पार्टी की प्रवक्ता कह रही हैं कि भाई जिताऊ कैंडिडेट को हम टिकट देंगे, लेकिन पहले उन कैंडिडेट्स को बचाकर तो रख लीजिए। आपकी पार्टी का लोगों का भरोसा उठ गया, उनका कहना है कि अब हम चाहते हैं कि हम अपने क्षेत्र का, अगर अपनी जनता का जो हम पर विश्वास कर रहे हो उसका विकास करना है तो सत्ता में तो आना ही होगा। और सत्ता में आने के लिए फिलहाल वर्तमान स्थिति को देखते हुए फैसले उनके बदल रहे हैं। देखिए, पार्टी से अगर विश्वास उठ गया है तो अभी आने वाले समय में सबको पता चल जाएगा कि जब कांग्रेस की तरफ से टिकट के दावेदार आते हैं तो उनकी संख्या इतनी होती है कि बहुत मुश्किल होता है उनको शॉर्ट लिस्ट आउट करना भी बहुत मुश्किल होता है। और आने वाले समय में भी ऐसा ही होने वाला है। और वर्तमान में जो स्थिति है, अब तो मतलब आम जनता भी जाग चुकी है। ये अलग बात है कि पिछली 2 बार 2022 में और 2017 में हमारी सीटें बहुत कम रहीं, लेकिन अब पार्टी का जो संगठन है वो भी अपनी कमियों को देख रहा है, देख चुका है, और इसीलिए थोड़ा अलग तरीके से कार्यशैली जो कांग्रेस की है उसमें आप देख रहे होंगे कि बहुत अधिक तैयारी से कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी, जो हमारे प्रभारी हैं, दिल्ली में मीटिंग हो चुकी है इस सिलसिले में। ये आप बदलाव तो जरूर देखने को मिल रहा है हमको कि बहुत समय से तैयारी में हमारा संगठन और प्रभार, हमारे सह प्रभारी आदि, और किस तरह से हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल जी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी और उनसे पूर्व प्रीतम सिंह जी, अभी ये भी आपको देखने को मिला कि पार्टी के अंदर ये नहीं कि एक सेंट्रलाइजेशन कर दिया। अभी जो 16 तारीख को हमारी रैली होने वाली है उसमें उसके संयोजक प्रीतम जी को बनाया गया, प्रीतम सिंह जी को, जो कि पूर्व में नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं और हमेशा ही वो विधायक बने, कभी उन्होंने हार का मुंह नहीं देखा है। और उनकी एक बहुत ही ठीक है। इंदुमान जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहते हैं, लौटेंगे आपके पास में, लेकिन उससे पहले सीधा आपको उत्तर प्रदेश के लखनऊ लेकर चलते, जहां पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। 100% 1236 ग्रामों में और 616 गांवों में 90 से 100 और 80 से 90 174 और 80 मतलब 75-80 के बीच में लगभग 146। टोटल जो बुंदेलखंड बिंद है क्षेत्र हमारा 6553 35 विलेज हैं, जिसमें हम रेगुलर वाटर सप्लाई 5028 गांव में करते हैं और 100% के ऊपर 2444 और 90 से 100 के भी 1434 और 636 गांव ऐसे हैं जो 80 से 90, तो टोटल बिलो 80% 515 गांव। लेकिन सभी कंपनी वाले काम कर चुके हैं, ऐसा आज उन्होंने बताया। और कभी कभी गांव की सड़कें बनाने में पीडब्ल्यूडी के कारण, कहीं किसी के कारण जो सड़कें तोड़ दी जाती हैं, उसके कारण कभी कभी रेगुलर वाटर सप्लाई करने में बाधा पड़ता है और लीकेज, कभी गांव वाले टोटी टूट गया, कुछ हो गया, पाइपलाइन टूट गया, इसके कारण रेगुलर सप्लाई नहीं होती है। आज प्रमुख सचिव साहब हमारे और हम लोग निर्णय लिए हैं कि जो भी कंपनी जिनका गति धीमा है, यदि 1 महीना को उनको समय दिया गया है, यदि 1 महीना में सड़कें और पानी की सप्लाई
जो भी कमी है यदि नहीं होगा तो FIR दर्ज होगा और वो कंपनी सस्पेंड कर दी जाएगी। आज अपने बुंदेलखंड बिंद में निर्णय लिया गया है। दूसरा 8 मार्च से और 8 से 22 तक हम लोग उत्सव करने वाले हैं। जहाँ जहाँ हम रेगुलर सप्लाई कर रहे हैं वहाँ जल का समर्पण और एक ग्राम समिति को, यानी जो हमारा 100 करोड़ 200 करोड़ 2.5 करोड़ का काम गांव का हुआ है, किसी गांव का 2.5 करोड़, और या तो पूरा हमारा जो परियोजना है उसको गांव को समर्पित होगा और गांव की जिम्मेदारी बनती है। जहां से हमें सर्टिफिकेट प्रधानों ने दे दिया है, बिना ग्राम प्रधान के सर्टिफिकेट का हम लोग उसको मानते भी नहीं है कि ये गांव हमारा पूरा है। तो नियम है कि गांव का प्रधान ही सर्टिफिकेट देगा, तभी उसको मैं रेगुलर मानता हूं। तो ये सब काम हो गया, इसमें कोई भी कमियां बर्दाश्त नहीं होगी और इस प्रकार की कोई होगी। और निर्णय लिया गया है कि एक सेकेंड टीम दौड़ा करेगी, फिर हम प्रमुख सचिव जी जिन जिलों में हम दौड़ा किए हैं, शेष जिलों में 10-10 5-5 गाँव को अचानक हम लोग दौड़ा करके वहाँ करके स्वयं हम लोग देखेंगे कि पानी रेगुलर सप्लाई हो रही कि नहीं, क्या कमी आ रहा है। और आज एक ऐप लॉन्च हुआ है जिसमें जल सारथी के नाम से हुआ है और ये निर्णय लिया गया है कि जो किसको की शिकायत है, और ये जल सारथी जो ऐप लॉन्च हुआ है प्रधानों तक पहुंचा दीजिए तुरंत, और जिनको जो भी कमियां दिखाई देता है इस पर अपलोड करें और उसका तुरंत निस्तारण होगा। अभी हम लोग किया है। सेकेंड, सभी AEJE एक्शन को भी बोला गया है कि इसमें 10-10 गाँव 5-5 गाँव का दौरा करेंगे, 2-2 3-3 गाँव पर डे दौरा करेंगे। 40-50 लोग जो भी है इस पर ऐप पर अपलोड करें कहाँ कहाँ गए आप, तो सभी को निर्देशित भी कर दिया गया है। सभी अधिकारी कर्मचारी नीचे निर्देशित भी कर दिया गया है। और किसी प्रकार की जनता के, माननीय मोदी जी माननीय योगी जी की सरकार है और केंद्र राज्य सरकार की डबल इंजन की सरकार है। ये योजना महत्वपूर्ण है और अधिकारी कर्मचारियों ने परिश्रम की पराकाष्ठा करके कंपनी में जहाँ पर पानी नहीं पहुँचता था, बूंद का पानी नहीं मिलता था, आज बुंदेलखंड जैसे टेल पर भी पानी जा रहा है और घर घर में पानी पहुँच रहा है। और ऐसी जो एक आध दो कंपनियां बाकी सभी लोगों ने नीचे काम कर रहे हैं। तो ऐसे जो भी नहीं काम 100% किया है उनको उनका सस्पेंड भी होगा, FIR भी दर्ज होगा। ये आज निर्णय लिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे JEE एक्शन को बोल दिया गया है कि आप गांव का दौरा करिए और ऐसे जो शिकायत आते हैं उनको 1 सप्ताह के अंदर तुरंत निस्तारण हो। जैसे अभी 2-3 विषय है कि PWD और गांव प्रधान ने रोड बनाने के कारण हमारा रेगुलर पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी शिकायत करो DPR से जो है, क्योंकि ये पैसा NOC लेकर ही काम कर। जैसे मेरा पाइपलाइन बिछ गया है तो जल जीवन मिशन से NOC लेने के बाद ही अब वो रोड तोड़ सकते हैं, नहीं होंगे तो उसका पैसा जमा करना पड़ेगा, वो देंगे, क्योंकि एक बार कंपनी बना चुकी है तो दोबारा उसको नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए ये काम है। तो आज हम लोग निर्णय लिए हैं कि यदि किसी की कठिनाई है तो आज हम जल सारथी हम आज लॉन्च में किए हैं। उस पर जो शिकायत, इसके पहले भी पोर्टल हमारे हैं, पोर्टल पर पूरी शिकायत होती है। लाखों लोगों की शिकायत का निस्तारण हुआ है, हजारों लोगों का हुआ है, जो लोग उस पर डालते हैं निस्तारण हो रहा है। और जो बुंदेलखंड बिंद प्रथम है कि पहला चरण में हुआ था, इसलिए यहाँ पर काम पहले करके हम इसको पानी की सप्लाई हमारा रेगुलर जा रहा है इतने गांव में। और जो कमियां आएगी, जो कंपनी नहीं करेगी, उसका आज निर्णय हुआ है उनके ऊपर FIR दर्ज और सस्पेंड कर दिया। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कही गई हैं। वापस से अपनी चर्चा का रुख कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ में बने हुए इंदुमान जी के साथ शुरुआत करते हैं। इंदुमान जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जी गरिमा जी, तो मैं कह रही थी कि हमारी पार्टी में एक केंद्रीयकरण नहीं, एक ही जैसे भारतीय जनता पार्टी में होता है कि एक ही जो नेता है वही जो ऑर्डर करेगा वही होगा, लेकिन हमारी पार्टी में लोकतंत्र को फॉलो किया जाता है। और इसमें जो जिम्मेदारी ये रैली की दी गई है, प्रीतम सिंह जी इसके संयोजक हैं। और आप देख रहे होंगे कि लगातार पार्टी की रैली की तैयारी के लिए बार बार सभाएं की जा रही है, मीटिंग करी जा रही है। तो वो केवल प्रीतम सिंह जी नहीं कर रहे हैं, उसमें पार्टी के हमारे अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी, हरीश रावत जी, करण महाराज जी, सभी मिलकर, ज्योति रोतेला जी और हम सभी लोग लगे हुए हैं इस चीज के लिए
तो सभी संगठन एक होकर, एकजुट होकर कार्य कर रहा है। और अब तो जनता भी समझ चुकी है कि जो मुद्दे हैं, जो जो गंभीर मुद्दे जनता के सामने, जनता मन बना चुकी है, भारतीय जनता पार्टी से दुखी हो चुकी है। जैसे कि हमारे सामने बहुत सारे मुद्दे हैं। तो इस बार ये महिला का मुद्दा है, हम सब बार बार उस पर जिक्र करते हैं, महिला सुरक्षा वाला। और विशेष तौर पे जो ये खनन, उत्तराखंड का दोहन किया जा रहा है, उत्तराखंड को बिल्कुल छलनी किया जा रहा है। और सड़कों की हालत भी बहुत, अभी नैनीताल तो देखिए पर्यटक स्थल है, दिल्ली बॉम्बे से बहुत लोग ये नैनीताल, ये रामनगर के साइड जहाँ पे रिसोर्ट्स आदि हैं, वहां पे आप 4 किलोमीटर जाएंगे तो साधारण आदमी भी बोलेगा कि कैसे जाए इस रोड पर, इतने गड्ढे उस पे बने हुए हैं। बहुत बुरी हालत इस रोड की यहाँ पर है। तो बहुत सारे मुद्दे हमारे सामने, कृषि का मुद्दा है, पहाड़ की कृषि का मुद्दा है, जंगली जानवरों का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, डेमोग्राफी का मुद्दा है। और खाली दिखावे से अब जनता इतने बरगलाने में नहीं इनके आने वाली है। हमारे सभी बड़े नेता, हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं। और जो हरक सिंह जी की अभी बात हो रही थी, हमारे चुनाव समिति के वो अध्यक्ष हैं, उन्होंने जिस तरह से कहा है, सही कहा उन्होंने कि जो जीतने वाला है उसी को टिकट दिया जाएगा। ठीक है कि हमेशा ही यही बात कही जाती है और दोनों ही पार्टी इस बात को कहती है। ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस पार्टी इस बात को कहती है। रिसेंटली जो अभी भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग हुई है उसमें भी यही कहा गया है कि जो जीतने वाले लोग हैं उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। और सोचा भी ऐसा जाता है, लेकिन होता है कि चुनाव में टिकट देते समय कुछ गड़बड़ियां होती हैं। और उनके लिए इस बार बहुत समय से बहुत अधिक प्रयास किया जा रहा है कि सही से टिकट दिया जाए, ताकि 2027 में ये जिस तरह की तानाशाही टाइप की सरकार बैठी है उसको उखाड़ फेंक दिया जाए। इसीलिए हम सब लोग मजबूती से लगे हुए हैं। और हमारे सभी नेतागण, विशेष तौर पे पीसीसी अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी, चुनाव समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी, महिला कांग्रेस पूरी लगी हुई है, और दूसरे भी हमारे जो अनुसांगिक संगठन है साथ में, वो सभी लगे हुए हैं कांग्रेस की मजबूती के लिए। और आने वाला समय बताने वाला है कि जनता में बहुत ज्यादा, जनता इस बार त्रस्त है, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली से बहुत ज्यादा दुखी हो चुकी है। और स्वयं इनकी पार्टी के अंदर आप सभी लोग और हम सभी लोग देख रहे हैं कि किस तरह से जो पूर्व में रुद्रपुर में राजकुमार ठकुराल जी पूर्व में इंडिपेंडेंट लड़े, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी से लड़ा करते थे, वो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। जो अरविंद पांडे जी है, वर्तमान में विधायक है, उनकी क्या हालत है अपनी ही पार्टी के अंदर, ये सब हम देख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी वो क्या कह रहे हैं, बलूनी जी वो क्या कह रहे हैं, तीरथ रावत जी वो क्या कह चुके हैं वर्तमान मुख्यमंत्री जी के बारे में। तो हमें कुछ कहने की ज्यादा आवश्यकता भी नहीं पड़ रही है, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के अंदर से आवाजें आ रही हैं, उन्हीं की पार्टी के खिलाफ में। ये हम सभी देख रहे हैं और आप सभी भी देख रहे हैं। समय आने वाले समय में इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला है, ऐसा मैं समझती हूँ। ठीक है, चलिए इस पर और विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमान जुड़ चुके हमारे साथ में, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए दीपेश शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। कुलदीप राणा जी भी हमारे साथ में अभी भी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत कुलदीप जी आपका, आपके पास लौटेंगे, लेकिन उससे पहले दीपेश शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। दीपेश जी क्या कहना चाहेंगे? सभी पार्टियां जो है पूरी तरीके से रण में उतर चुकी हैं। इस बार कहा जा रहा है कि यूकेडी भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तैयारियां कितनी है विपक्ष के सामने टिक पाने की, फिलहाल आपके लिए जो विपक्ष है? नमस्कार गरिमा जी, सभी को जय हिंद, जय उत्तराखंड जी। तैयारियां तो काफी अच्छी हैं। ऐसा नहीं है कि यूकेडी किसी भी सीट को अछूता छोड़ेगी, क्योंकि अधिकांश युवा जो है वो यूकेडी के जो ब्लूप्रिंट है, जो 25 दिसंबर 1992 को चंद्रनगर गैरसैंण से जो हमने दिया था, उससे कहीं ना कहीं सहमत है सभी युवा। और उस पर आज तक कार्य नहीं हुआ, ये भी सभी युवा आप जान चुके हैं भली भांति।
और अभी जो समय है वो पहले का जैसा नहीं रहा, क्योंकि अब जब युवा जागरूक हो चुके हैं, पढ़े लिखे युवा हैं समाज में, वे भली भांति समझते हैं कि बटन कहाँ दबाना है करके। हाँ, ये चैलेंज जरूर है कि भाजपा के पास अच्छे खासे जुमले हैं, हिंदू मुस्लिम का जुमला है और ऐसे तमाम जुमले हैं भाजपा के पास, हिंदू खतरे में है ऐसा जुमला है। तो ये जुमले हैं जो उससे थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि जो युवा है वो इन चीजों को भी समझ रहा है कि इन चीजों से पेट नहीं भरता, पेट रोजगार से भरता है, और जो समझ है वो शिक्षा से आती है, और बीमार होने पर अस्पताल की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीजें सभी समझ चुके हैं। तो तैयारी बहुत जोर शोर से है, और सभी जगहों पर हम लोग जो है, चाहे कुमाऊं देख लीजिए, चाहे गढ़वाल देख लीजिए, सभी जगह पर हम लोग, हमारी पार्टी जो है लोगों से मिल रही है, घर घर लोगों को अपनी जो विजन है उससे अवगत करवा रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इस बार जो है वोट बैंक हमारा नहीं बनेगा या वोट परसेंटेज नहीं बढ़ेगा, वो बिल्कुल बढ़ेगा। और इस बार युवाओं का पूरा साथ मिल रहा है हमें। और राष्ट्रीय दलों की ये जो अभी मैं सुन रहा था, एक हमारे कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि हम साफ राजनीति करेंगे। तो माफ कीजिएगा, 2026-27 में आपको याद आ रही है कि आपने साफ राजनीति करनी चाहिए, क्योंकि अब समय मोबाइल का है, इंटरनेट का है, अब सभी समझ रहे हैं। तो अब आपको साफ राजनीति समझ में आ गई। तो ये इस तरीके की चीजें जो है ना, ये घुमाने वाली चीजें ये राष्ट्रीय दल करते आए हैं शुरू से। तो इसी का कुछ कारण भी है शायद, इसीलिए आज 57 दल जो हैं उत्तराखंड में पंजीकृत हो चुके हैं, क्योंकि वे 57 दल नहीं कभी भी सहमत हो पाए इन राष्ट्रीय दलों की जो दोहरी नीति रहती है, इनके साथ में कभी सहमत नहीं हो पाए, इसलिए शायद 57 दल पंजीकृत भी हुए। तो कहीं ना कहीं मिलकर हम सब लोग इस बार जवाब देने को पूर्ण रूप से तैयार हैं। तो सभी छोटे बड़े दल मिलकर जो है इस बार उत्तराखंड का जो ये राजनीतिक परिवेश है इसे बदलेंगे सबसे पहले, और उसके बाद जो सामाजिक परिवेश है उसे बदला जाएगा। और बिल्कुल हमारे पास ब्लूप्रिंट है, और आगे आने वाले समय में हम लोग अच्छे खासी रणनीति बनाकर धरातल पर जो है हर एक जनहित के कार्य को लेकर आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी गरिमा जी। चलिए लौटेंगे आपके पास में। पीसी थपलियाल जी हमारे साथ में है, वरिष्ठ नेता यूएसएसएम की ओर से। बहुत स्वागत थपलियाल जी आपका। सर, यूएसएसएम का इस बार क्या आने वाले चुनाव में स्टैंड होने वाला है? भी फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ने तो तैयारियां खूब तेज कर दी है, कहते हैं कि चुनाव से पहले आने जाने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है, और उसकी भी ऐसा लगता है कि शुरुआत हो चुकी है। लेकिन यूएसएसएम क्या करने वाला है, इस चुनाव के लिए कितनी तैयारी की है? यूकेडी ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की लगभग घोषणा कर ही दी है, ये मान लिया जाए। क्या प्लान है? उत्तराखंड में है कि राजनीति एक व्यवसाय बन गई है, और व्यवसाय के आगे अगर हम जब देखते हैं राजनीति को, तो धनबलियों का खेल हो चुका है। और धनबलियों में जो राष्ट्रीय दल हैं ये बहुत ही ताकतवर के रूप में हमारे सामने आज खड़े। एक अच्छी खासी जमात को लेकर भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, और अच्छे खासे 19-20 विधायक लेकर कांग्रेस खड़ी है, और हम आज शून्य पे खड़े। और जनता चाहती है कि कोई ऐसा दल या ऐसा नेतृत्व निकले जो यहाँ के संसाधनों को माफियों के हाथ में नहीं, युवाओं के हाथ में सौंपते हुए उनके लिए रोजगार का आधार बने। लेकिन जिस तरह से हमने आज की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पूरे देश में देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे माथे पे चिंता की लकीरें हैं। जिस तरह से बिहार में इन्होंने महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देकर और एक खुला नंगा नाच किया डेमोक्रेसी का, उसको हम देखते रह गए। और जो बहुत ही ऐसा बिहार राजनीति का ऐसा गढ़ है जहां से क्रांतियां की उत्पत्ति होती है, वहां भी हमने अच्छे अच्छे प्रशांत किशोर जैसे लोग और राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियों को मुंह के बल पे गिरते हुए देखा। हमने महाराष्ट्र में मराठियों का सशक्त शिवसेना को अभी जिस तरह से बीएमसी के चुनाव में इन्होंने उनको शिकस्त दी, उसको भी देखा। और जिस तरह से
इनका जो गैंग है वेस्ट बंगाल की तरफ अटैक के मूड में जा रहा है, ये दुश्मन की तरह देखते हैं विपक्ष को। ये विपक्ष क्योंकि ये संसाधन लूटने वाली दल है, ये इतना बड़ा खतरनाक दल है जिसने एक व्यक्ति के सम्मान के लिए पूरे देश को गिरवी रख दिया है, बेच दिया है। आज मैं कह रहा था सुबह कि आज से 75 साल पहले एक गुजराती ने हमें अंग्रेजों से मुक्ति थी, लेकिन आज 75 साल बाद हम पूरी तौर से, संपूर्ण तौर से अमेरिका के शिकंजे में फंस चुके हैं। और ऐसी स्थितियों में ऐसे दल से लोहा लेना गरिमा जी आसान नहीं है। और बिना जनता के, हम जनता को भगवान मानते हैं क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रोल फंड नहीं है, हमारे पास प्राइम मिनिस्टर केयर फंड नहीं है, हमारे पास धन्ना सेठों का और लूटे हुए संसाधनों का, माफियाओं का पैसा भी नहीं है। हम नंगे जोगी है और हम नंगे जोगी इस राजनीति में पीछे नहीं हटने वाले। आज जो भी देखोगे आप कि जहां उत्तराखंड के मुद्दों की बात होती है तो सड़कों में हम दिखते हैं, हम जनता को। कल अंकिता के जो हत्याकांड, जब उसकी न्याय के लिए भी गुहार लगा रहे थे, तो ये जो पार्टी है ये दिल दुखा रही है हमारी। ये देवभूमि के देव तुल्य की जनता का आत्मा को ठेस पहुंचा रही है ये भारतीय जनता पार्टी। ये भारतीय जनता पार्टी ये नहीं देख रही है कि किस तरह से, कल मैंने देखा कि परेड ग्राउंड के बाहर सड़क में अंकिता के मां बाप न्याय की गुहार लगा रहे हैं और अंदर उस परेड ग्राउंड के एक चादर के दूसरी ओर वो पूरा तंत्र मुख्यमंत्री की पत्नी का मेला को सजा रहा है। और भगवान का कुदरत की देन देखो कि वो महिला रो रही है, जिस महिला के पास अकूत संपदा का भंडार है, जिसका पति पूरे भ्रष्टाचार राजनीति का नेतृत्व कर रहा है, जो पति पूरा महल बना रहा है। तो ऐसे लोगों से हमें लड़ना है गरिमा जी, और हम लड़ेंगे। और आपने देखा होगा भी इस समय जब पंचायतों के चुनाव हुए तो सारे निर्दलीय उम्मीदवार जीते, और किस तरह से इन्होंने धन बल के आधार पर आपने कहा कि जनता के साथ के बिना संभव नहीं है। जनता तक इनकी बात पहुंचाइए। अगर जनता का मन बदलता है, जनता अपना मन बदलती है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक बेहतर चीज होगी। बिल्कुल, जनता चाह रही है, जनता का विश्वास जीतने की कवायद में हम जुड़ गए हैं। हम चाहते हैं कि बड़े राक्षस को, बड़े दुश्मन को खत्म करने के लिए हम सबको यूनाइटेड होना पड़ेगा। लेकिन इनके जो लोग हैं वो इस तरह से हमारे बीच में घुसे हैं कि वे हमें यूनाइट नहीं होने देंगे। लेकिन फिर भी इसकी रणनीति को मैं 32 साल से समझ रहा हूं, और 32 साल के बाद अगर हमारे लोग जो तीसरे लोग हैं जो अलग अलग बटे हुए हैं, क्योंकि बटी हुई ताकतों के बूते से बाहर है इनको शिकस्त देना, इसलिए उनको संगठित करने का हम एक प्रयास करेंगे। चलिए, यानी आप विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो किस हद तक होता है देखना बहुत अहम। चलिए ठीक है, लौटेंगे सर आपके पास में। कुलदीप राणा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत सर आपका। कुलदीप जी, चुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है, और क्या जो थपलियाल साहब ने कहा कि विपक्षी एकजुटता अगर नजर आती है, क्या तब भी मुश्किलें बीजेपी की बढ़ेंगी? क्योंकि जिस तरीके से उनका कुनबा बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि समस्याएं विपक्ष की बढ़ेंगी। देखिए गरिमा जी, अभी मैं आदरणीय थपलियाल जी की बात सुन रहा था। थपलियाल जी ने बहुत सही बात कही उन्होंने, कि मैं उससे सहमत हूँ। एक जो उन्होंने वो राजनीति में, उत्तराखंड की राजनीति में धन बल को लेकर के जो बात कही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि निसंदेह उत्तराखंड की राजनीति में धन बल का प्रभाव अब बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा स्तर पर, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये बढ़ रहा है, और शराब और धन बल के माध्यम से ही अब चुनाव प्रभावित होने लगे हैं। पहले पहाड़ की संस्कृति का ये हिस्सा नहीं थे। उत्तराखंड में शराब का तो विरोध रह ही रहा था, लेकिन यहाँ नेतृत्व को लेकर के इस तरह की चीज़ें निकल कर के नहीं आती थी। अब मैं कुछ आंकड़ों को लेकर के बात करूँगा जो चीज़ें निकल हैं इस समय। आपने अभी कहा कि भाजपा का कुनबा बढ़ता जा रहा है। देखिए, कभी कभी समुद्र में जहाज़ सिर्फ इसलिए नहीं डूबते हैं कि उनमें छेद हो गया है। सिर्फ छेद होने से ही जहाज़ नहीं डूबते हैं, कभी कभी जहाज़ ओवरवेट हो जाने से भी डूब जाते हैं। अगर जहाज़ में ज़्यादा मात्रा में, वज़न से ज़्यादा अगर चीज़ें आ जाएं तो भी जहाज़ डूब जाते हैं।
कमोबेश ऐसी ही स्थिति इस समय उत्तराखंड में भाजपा की भी दिखाई दे रही है। मैं प्रखर रूप से इस चीज़ को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब 2021-22 में जब विधानसभा चुनाव हुए राज्य में, तो उस समय भी बड़ी मात्रा में भाजपा में लगातार पार्टी में प्रवेश किया जा रहा था। पार्टी के लोग, तमाम पार्टियों के लोग अपनी पार्टियों से इस्तीफा दे करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे थे और कहीं ना कहीं रोज़ ये नित्य खबरें आ रही थी और बड़े बड़े राजनीतिक छत्रपों ने जो है भारतीय जनता पार्टी का सहारा लिया, उस जहाज में चढ़ने की कोशिश करी। अब मैं कुछ आंकड़ों को आपके सामने रख रहा हूं कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। 2012-13 तक उत्तराखंड में जो इलेक्शन हुए, चाहे 2002 का इलेक्शन हो, 2007-8 का इलेक्शन हो या 2012-13 का इलेक्शन हो, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को समान मात्रा में यहाँ वोट मिले हैं। लगभग 33% का जो वोट बैंक है वो भाजपा का ही था और समथिंग 33 के दशमलव आसपास कुछ कांग्रेस का भी था। और यही कारण रहा कि ये भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे को रिपीट होती रही। पहले कांग्रेस आई, फिर भाजपा आई, फिर कांग्रेस आई। 2017 में जब उत्तराखंड में चुनाव हुए तो कांग्रेस के वोट बैंक में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कांग्रेस का जो 33% का जो वोट बैंक था वो स्थायी रहा, लेकिन कांग्रेस को सीटों का बड़ा नुकसान हुआ और जहां उसकी पहले 32 सीटें थी वो सीधे सिमट करके 11 पर आ गई। लगभग 21 सीटों का उसको उस समय नुकसान हुआ था 2017 के इलेक्शन में। भाजपा का जो मत प्रतिशत था, जो 33% के आसपास था, वो सीधे बढ़कर के 46% पे पहुंच गया। यानी कि जो 13% का जो वोट अंतर है ये कांग्रेस से नहीं आया, बल्कि जो यहाँ अदर्स पार्टीज हैं जिसमें यूकेडी भी शामिल हैं, मैदानी क्षेत्रों की जो पार्टियां हैं, सपा बसपा यहाँ चुनाव लड़ती हैं और जो निर्दलियों की तरफ जो वोट शिफ्ट होता था वो सारा वहाँ से हट करके सीधे सीधे भाजपा के खाते में चला गया और भाजपा को 46% वोट पड़े, 46.5% वोट पड़े और उनका जो आंकड़ा था 31 से सीधे 57 सीटों पर पहुँच गया। 31 सीटें इनको 2012-13 में मिली थी, तो 57 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा उत्तराखंड की सत्ता पर काबिज हो गई। ठीक, लेकिन वही चीज़ जो आपने कहा कि पार्टी में लोग शामिल होते जा रहे हैं, आपने देखा होगा कि 2022 के इलेक्शन के दौरान भी हम चर्चा करते थे, लगातार बड़ी संख्या में लोग भाजपा ज्वाइन कर रहे थे चीज़ों को लेकर के। कुछ लोग भाजपा से, जो कांग्रेस से भाजपा में आए थे, वो भाजपा छोड़ करके कांग्रेस में आ गए, जिनमें यशपाल आर्य हैं, हरक सिंह रावत हैं, कुछ इसलिए नेता थे जो इधर आ रहे थे, लेकिन बाकी लोग यहाँ बड़ी संख्या में ज्वाइन करते जा रहे थे। तब भी मैंने ये बात कही थी कि नाव में छेद होने से ही नाव नहीं डूबती है, कभी कभी ओवरवेट से भी नाव डूब जाती है। और उसका जो परिणाम निकल करके आया वो ये हुआ कि 2023 के इलेक्शन में भाजपा जो 57 सीटों के साथ 2017 में आई थी, उसकी 10 सीटें घट करके वो 47 सीटों पर आ गई और वोट परसेंटेज में 2022 में जो चुनाव हुआ उसमें भाजपा को सिर्फ 2% का नुकसान हुआ था, 0.0102%। यानी कि 2% के वोट अंतर से भाजपा को 44.30 के करीब वोट मिले थे। यानी कि 2% के वोट अंतर से कम होने से 10 सीटों का नुकसान हो गया। वहीं कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज था वो 4 पॉइंट समथिंग कुछ बढ़ा और कांग्रेस जो 11 सीटों पर थी वो बढ़ करके 19 सीटों पर आ गई। यानी कि 8 सीटों का कांग्रेस को फायदा हुआ। ठीक है, तो ये जो अंतर है, ये चीज़ें बता रही हैं कि पार्टी में आप कितने भी लोगों को प्रवेश करवा लो, ठीक है। और दूसरी चीज़, हम जिस दौर में हैं जहां कई बार कहा जाता है कि अब भारतीय जनता पार्टी में चीज़ें बदल रही हैं या मोदी जी के नाम को लेकर के, प्रधानमंत्री के नाम को लेकर के जीत की गारंटी वाली जो बात निकल करके आती है, हमने देश के कई राज्यों में देखा जहां भाजपा चुनाव हारी है, जहां सत्ता में रहते हुए भी चुनाव हारी है राज्यों में। पश्चिम बंगाल में तो सत्ता में नहीं थी, वहाँ भी लगातार भाजपा प्रयास कर रही है लेकिन चुनाव नहीं जीत पाई। हिमाचल में भाजपा थी, कांग्रेस आ गई। मध्य प्रदेश में कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए थे, ये बात अलग है कि बाद में वहाँ कुछ चीज़ें हुई। ठीक है, राजस्थान में गहलोत सीएम हुए, तो झारखंड में भाजपा नहीं लौट पाई। तो ऐसा नहीं है कि भाजपा शासित राज्यों में, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के ही रेजिम में यहाँ भी चुनाव हुए थे और चीज़ें बदली हैं। तो चुनाव में जनता किस तरफ उसका रुख रहेगा
वो किनको अपना मत दे करके सत्ता की कुर्सी पर पहुंचाएगी, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चीज़ें बदल गई हैं। अब वो दौर भी नहीं रहा जब वोटर खुल करके अपनी बात कहता था। अब मतदाता भी बहुत चतुराई से चीज़ों को रखता है और वो खुल करके सामने नहीं आता है। तो उत्तराखंड की राजनीति में भी, और यहाँ चूँकि आप देख रहे हैं उत्तराखंड में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो एक सत्ता विरोधी जो रुझान होते हैं, जिसको हम एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कहते हैं, वो भी राज्य में उभर करके आने लगा है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को वो 10 साल से मुख्यमंत्री नहीं हैं, उनको भी 4 साल ही पूरे हुए हैं, लेकिन सरकार में कई मंत्री ऐसे हैं जो विगत 10 वर्षों से लगातार मंत्री बने आ रहे हैं, और उनके विभागों की जो स्थितियां हैं जनता के सामने, हम चाहे वन विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे पर्यटन विभाग हो, है ना, तो विभागों को लेकर के जो मंत्रियों की स्थिति है, जो उनका रिपोर्ट कार्ड है, वो भी जनता के कटघरे में इस समय दिखाई दे रहा है। तो इस समय उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां उतनी आसान नहीं हैं, सत्ता की तरफ जाने की चुनौतियां उनके लिए भी मुश्किल है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में इस समय एकजुटता दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ें वो एकजुटता चुनाव में कितनी फलित होगी वो तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन कांग्रेस विपक्ष के तौर पर, प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर एकजुटता उसमें दिखाई दे रही है। चीज़ों को लेकर के वहाँ इस समय उस तरह के बयान भी नहीं आ रहे हैं जो लगातार कंट्रोवर्शियल बयान वहाँ की तरफ से आते रहते थे। भाजपा का एक जो स्वभाव है चुनाव को लेकर के, वो जिस सिस्टम पर काम कर रही है, जिस तरह का उसका पैटर्न है, उसके पैटर्न में कोई बदलाव नहीं आया है। हालांकि मैं एक चीज़ ज़रूर देख रहा हूं कि भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को अभी से दूरस्थ क्षेत्रों में और विधानसभाओं में भेजना शुरू कर दिया है। ठीक है, यानी कि वो एक्टिव मोड में आ चुकी है और बहुत साइलेंटली अपना काम कर रही है। ठीक है, चलिए। यूकेडी में इस समय यंग लीडरशिप निकल करके आ रही है। ठीक है सर, ठीक है। कुलदीप जी लौटेंगे आपके पास में। राजेश्वर पैनली जी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। काफी अहम बातें कुलदीप जी की ओर से कही गई। राजेश्वर जी, बड़ा अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया कि कई बार जहाज ज्यादा लोगों के आ जाने से भी डूब जाता है। और मैंने भी जब आपसे सवाल किया था तब उस वक्त कुलदीप जी नहीं थे, मेरा सवाल भी यही था कि इतने सारे लोगों को मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। और दूसरा, उसके जवाब में आपने कहा कि हमारी पार्टी किसी को टिकट का लालच देकर नहीं ज्वाइन कराती। मैं खुद जब बाइट सुन रही थी उन लोगों की जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, उसमें से एक महिला के द्वारा साफ तौर पर यह कहा गया कि अपने क्षेत्र के लोगों का विकास करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए हमें सत्ता में आना है, और सत्ता में आने के लिए वर्तमान हालातों को देखते हुए हमने ये कदम उठाया है। क्या कहेंगे अब आप सत्ता में आप किस किस को लेकर आएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कुलदीप जी की बता दूं कि कुलदीप जी ने कहा कि ज़्यादा वेट होने से तो शायद उन्हें हमारी क्षमता, हमारे जहाज़ की क्षमता के बारे में आइडिया नहीं है। हमारी जहाज़ की क्षमता बहुत है, इसलिए वो ओवर वेट से हम न डूबने वाले हैं, न हमारे यहाँ कोई छेद होने वाला है। छेद जिन पार्टियों में रहा है वो लगातार 2 बार से बाहर है, और जिसमें सबसे ज़्यादा छेद रहा वो आज तक कभी भी 2-3 सीटों या 4 सीटों से ऊपर आ ही नहीं पाई, और आज की डेट में 0.1% वोट पे चल रही है। वो अलग, वो उनकी कहानी है, उसकी स्टोरी है। अब आपकी बात आ गई जो गरिमा जी उनकी बात कर रहे हैं आप, शायद क्या नाम है, हिमानी नेगी जी की बात कर रहे हैं। हिमानी नेगी जी ने जो स्टेटमेंट है कि सत्ता के साथ रहने में नुकसान, इसमें कोई शक थोड़ी है। सत्ता के साथ आप चलते हैं या सत्ता के साथ चलते हैं और अल्टीमेटली आप जीत के इसीलिए आते हैं कि आप अपने सत्ता का विकास होता है। उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनके क्षेत्र का विकास कर सकती है, इसके उसके साथ खड़े। तीसरी बात आपकी लगातार आ रही है कि क्या इतने लोगों को हम सेटिस्फाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हम पूरी तरह से सेटिस्फाई कर पाएंगे, और शायद कुछ पार्टियां जो हमारे विरोध में पार्टियां वो अपने मन की भड़ास निकाल रही हैं, जैसे अपने हार के कारणों को दूसरे के ऊपर थोप रही हैं, क्योंकि हार उनसे पचती नहीं है और जीत का रास्ता उन्हें भाता नहीं। जीत के रास्ते के लिए उन्हें कहीं ना कहीं जमीन में संघर्ष करना पड़ता है और संगठन को आगे बढ़ाना पड़ता है। उनमें से अधिकतर पार्टियां जो तथाकथित पार्टियां कहने के लिए हैं कि 56 पार्टियां बन गई या 10 पार्टियां बन गई या रजिस्ट्रेशन अब हो गया, उनके पास जमीन पे लड़ने की क्षमता कभी रही नहीं। न उनके पास जमीन में कोई संगठनात्मक कार्य है, न उनके पास कोई इंटेलेक्चुअल इनपुट होती है, न वास्तविक सेंस में वो जीतने के लिए लड़ रहे होते हैं। वो कहीं ना कहीं से इसलिए लड़ रहे होते हैं कि जस्ट कि कहीं उनका कहीं ना कहीं आइडेंटिटी एक बनी रहे। इसके बियॉन्ड उन्होंने कभी सोचा नहीं
जो सत्ता में आने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, और जनता की लड़ाई लड़नी पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी नहीं रही है कि जिसने बिना जनता की लड़ाई के ऊपर आई, और आज भी अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, क्या अभी कुलदीप राणा जी ने भी सहमति जताई है कि हमारे कार्यकर्ता आज की डेट से लगे, तो हम पूरी तरह से तैयारियों के साथ चलते हैं। और माननीय धामी जी की बात करें, माननीय मोदी जी की बात करें, तो जो विकास की बात करें, हम उन मुद्दों पे लड़ते हैं और उन मुद्दों को हम करके दिखाते हैं, और जनता उनको एक्सेप्ट करती है। और उन मुद्दों को जमीन तक पहुंचाने का, घर घर तक पहुंचाने का कार्य हमारे कार्यकर्ता लगातार करते रहते हैं, और उन्हीं चीजों से हम वापस जीत के आते हैं। हम सिर्फ भड़ास निकालने के लिए, दूसरों की अपनी गलतियों को छिपाने के लिए, दूसरों पे आरोप प्रत्यारोप करने पे से वे ज्यादा विश्वास नहीं रखते। चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। इंदुमान जी का रुख कर लेते हैं। इंदुमान जी, विपक्षी एकजुटता क्या इस बार देखने को मिलेगी चुनाव से पहले? क्योंकि अभी थपलियाल साहब ने एक बढ़िया प्रस्ताव रखा है, और इसके पहले भी कई बार यूकेडी के साथ रहे हैं आप। क्या इस बार चुनाव में टक्कर मजबूत हो, उसके लिए ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है? अनम्यूट मैम, अनम्यूट करें। देखिए, मैं पूरी आशा करती हूँ कि जिस तरह से अभी जो कार्यशैली हमारी पार्टी की और दूसरी छोटे दलों की भी चल रही है उससे, और जो महिला सुरक्षा के नाम पर महिलाएं उत्तराखंड की सड़क पर आई हैं, और पेपर लीक और अपराधों के मामले में युवा लोग सड़क पर आए हैं, जिस तरह से उस सारी चीजों को देखकर मुझे ये लगता है कि इस बार महिलाएं और जो युवा हैं उत्तराखंड के, और किसान, और जिन लोगों ने ये परेशानियां वन की, जानवरों की, पलायन की, और डेमोग्राफी और ये अपराधीकरण जो हमारे प्रदेश में बढ़ा है और अति खनन हुआ है, उससे जो भी लोग प्रभावित हुए हैं, उस सबको देखकर ऐसा लगता है कि इस बार चुनावी नतीजे जो अभी उसमें बहुत समय है ये सब कहने में, वैसे उस सबको देख के, वर्तमान परिस्थितियों को देखकर मैं ये कह सकती हूँ कि सत्ता इस समय बहुत कमजोर है, उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, और कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर साथ में है। और थपलियाल जी की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। हालांकि वो बहुत हाई लेवल की, राष्ट्रीय लेवल की बात है। अब बिहार में जिस तरह से बाद में ये अति लुभावने और अचानक से बहुत ज्यादा धन बल का प्रदर्शन सत्ता वाली पार्टी करती है, ये बहुत ही नकारात्मक राजनीति आजकल के माहौल में चल रही है। उससे थोड़ा प्रभाव देखिए, अगर जनता जागरूक हुई है तो मैं समझती हूँ समझ जाना चाहिए। और काफी जनता, जो आम जनता में हमें जो फीडबैक मिलता है, उससे मुझे ऐसा लगता है कि आम जनता अब समझ रही है। और वास्तव में, और रही बात यह कि हमारे जो विधायक हैं, भले ही वो 19 है, और जो हारे हैं वो भी, मैं ये देख रही हूँ कि वो इतनी तन्मयता से अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं कि जैसे वो मंत्री हो। और जो लोग वास्तव में मंत्री हैं, जिनको करना चाहिए, जैसे कि शिक्षा मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि हमने 60 लाख करोड़ का और इतना यहाँ पे फर्नीचर दे दिया है। बच्चे हैं, तोड़ देते हैं, और 1 साल में वो फर्नीचर बच्चे नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं। तो ये सब बहुत, मतलब बहुत दिखावा लगता है, बहुत भ्रमित करने वाली बात होती है। जुमला और शगुफे छोड़ने की, चलिए ठीक है, वो तो खैर जनता फैसला करेगी। ठीक है मैम, लौटते हैं आपके पास में, थपलियाल साहब के पास में जल्दी से। थपलियाल साहब, अगर एकजुटता होती है तो क्या तब मजबूत हो पाएगा विपक्ष, और इतना मजबूत कि वाकई जनता का मन बदल पाने में, मत बदल पाने में कामयाब हो पाएगा? देखो, एकजुटता जो डिपेंड करती है वो लीडरशिप पे डिपेंड करती है। और इस समय हम लोगों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे पास वैसा विजनरी नेता नहीं है। भले जो गणेश गोदियाल जी हैं, इन्होंने संसदीय चुनाव में लोगों का दिल जीता है। इन्होंने पूरी क्षेत्रीयता को, अरे मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के पास तो है नेतृत्व, क्या ये मानेंगे आप? कांग्रेस के पास भी कह रहे हैं कि नेतृत्व नहीं है बड़ा। नहीं, उनके पास बहुत बड़ा नेतृत्व, अरे इनके पास कभी हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे और नरेंद्र तिवारी जैसे व्यक्तित्व होते थे। आज तो आप में लड़ने वाले व्यक्तित्व, क्योंकि मैं अभी देखिए आप कि जिस तरह से हरीश रावत जी थोड़ा अपने को अलग थलग महसूस कर रहे हैं, तो उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि एक गलती भारतीय जनता पार्टी ऐसे घुमाती है। आप ये देखिए, हरक सिंह रेंग गया था जब उन्होंने 12 बजे यूज कर दिया था,
हमारा राहुल गांधी जी को थोड़े से शब्द से पूरा हंगामा जिस तरह से इन्होंने क्रिएट किया, ये पार्टी बहुत खतरनाक है। ये एक मिनट में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नारा देकर पूरी कांग्रेस को ध्वस्त कर देती है। इन्होंने ये नहीं सोचा कि खुद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को यूपी में चला रहे हैं। तो इस तरह का जो इनके साथ एक सात्विक बना का नेतृत्व चाहिए, उसका टोटा है। और जो ये बोल रहे हैं कि हमारा जहाज बहुत वजन सहता है, वो नहीं डूब सकता, तो मैं इस चीज को सही मानता हूं, क्योंकि इनके मजबूत जहाज को एपस्टाइन रूपी मिसाइल भी डेंट नहीं कर पा रही है। ये हमारी चिंता है। बनंतरा जैसा कांड जहां पे इन लोगों के काले मुंह हुए थे, वहां पे भी वो मिसाइल काम नहीं कर पा रही है। चलिए, हम ठीक है, व्यथित हैं। ठीक है थपलाल साहब, जी जी ठीक है, हम लौटते हैं जल्दी से। एक छोटा सा रिएक्शन दीपेश जी, फिर उसके बाद आखिरी रिएक्शन कुलदीप जी का। दीपेश जी क्या कहना चाहेंगे सर? नेतृत्व वाली बात जो भी थपलाल साहब ने शायद यूएसएसएम के लिए कही, क्या यूकेडी उसके लिए तैयार है? बिल्कुल, नेतृत्व की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। देखिए, सभी युवा हैं हमारी पार्टी में। मैं इस डिबेट के माध्यम से माननीय प्रवक्ता बीजेपी से कहना भी चाहूंगा, जो राजकोष का पैसा आप लोग लेके जनता में बांटते हैं, उसको इस चुनाव में एक बार यदि साइड में रख दिया, तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये मेरी बात ध्यान रखिएगा, इसे नोट भी कर लीजिएगा और हो सके तो आकाओं तक पहुंचा दीजिएगा कि जो ये पैसा, हमारे टैक्स का पैसा, आप जनता में 5 साल का टोटल मुर्गा भात और बोतल करते हैं ना, एक बार इसको छोड़ के देखिए। लेकिन वो छोड़ेंगे नहीं, तखत पलट हो जाएगा। और ये जो अभी हमारे कुलदीप जी ने कहा ना कि बहुत बड़ा जहाज है, बिल्कुल मैं मानता हूं बहुत बड़ा जहाज है, लेकिन इस जहाज में एक एक ईंट, एक एक लकड़ी का टुकड़ा, एक एक पुर्जा, जनता के खून पसीने का जो पैसा है ना साहब, ये वो पैसा लगा के इन्होंने अपना जहाज खड़ा किया है। और इस जहाज को कैसे डुबाना है वो जनता जानती है। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जनता ये भी जानती है, हो सकता है कि उन्हें इसी जहाज पर विश्वास हो और इसी जहाज के नैया पार लगा दें। तो जनता के मन में क्या है वो तो देखना। सही कह रहे हैं आप। विश्वास होने न होने की तो बात है, ठीक है, लेकिन ये विश्वास अब टूट जाएगा। एक तरफ ये कहते हैं हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, 325 बार उसको दोहराते हैं, और दूसरी तरफ जब हमारे धर्मगुरु आचार्य जी एक पालकी आगे ले जाना चाहते हैं तो ठीक है, जल्दी से कुलदीप जी का रिएक्शन लेते हैं। कुलदीप जी क्या कहना चाहेंगे सर, इस बार नैया किसकी पार लगेगी? देखिए, उत्तराखंड का एक स्वभाव है, मैंने अक्सर ये पहले भी कहा कई बार और मैंने देखा भी है कि इसका झुकाव अभी तक जो रहा वो राष्ट्रीय दलों की तरफ रहा है, और यही बड़ा कारण रहा कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बारी बारी से सत्ता में आती रही। हालांकि बीएसपी यहाँ पर चीज़ों को अपने मैदानी क्षेत्रों में कुछ सीटें लेकर के आई। यूकेडी में नेतृत्व को लेकर के हमेशा एक लड़ाई रहती थी, हालांकि अब यंग लीडरशिप वहाँ निकल करके आ रही है, लेकिन आने वाले समय में जिसका चुनावी मैनेजमेंट मजबूत होगा, और भाजपा इस मामले में काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई देती है, क्योंकि उन्होंने अपना जो संगठनात्मक ढांचा जिस तरह से तैयार किया हुआ है फील्ड तक का, तो भाजपा को तोड़ने के लिए भाजपा की रणनीति पर ही विपक्ष को चलना पड़ेगा, तभी जाकर के वो उनको हरा सकती है। अदरवाइज चीज़ें फिर वही स्थिति में आ जाएंगी जो 17 और 22 में निकल करके आई थी। ठीक है सर, चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम बातचीत के लिए। तो 27 पहले राजनीति शुरू हो चुकी है, एक तरफ पार्टियों का कुनबा किसी का बढ़ने तो किसी का घटने लगा है, लेकिन 27 में जनता का विश्वास किसकी ओर होगी ये देखना काफी अहम होगा। इस कार्यक्रम में इतना है, लेकिन इस बीच प्रयागराज से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख करते हैं। बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां पर बारातियों को ले जा रही 2 कारें नहर में गिरी, 2 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी जानकारी प्रयागराज से, मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर कोराव जा रही थी कार। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, दोनों कारों में सवार करीब 10 बाराती हादसे का शिकार। 8 घंटे चले रेस्क्यू के बाद 8 लोगों को बचाया गया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं प्रयागराज से खबर, बारातियों को ले जा रही 2 कारें नहर में गिरी, 2 लोगों की मौत की बात सामने आई है।
8 घंटे चले रेस्क्यू के बाद निकाला जा सका। अहम खबर आपको बता रहे हैं, प्रयागराज से खबर, बारातियों को ले जा रही 2 कारें नहर में गिरी। मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर कोराब जा रही थी कारें। अहम खबर आपको बता रहे हैं, दोनों ही कारों में सवार करीब 10 बाराती हादसे में हुए घायल। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय